रामना भाई सारेनु। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आपका PYQ चल रहा था उसके अंतर्गत वो आपका अगला वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे 28 नवंबर 2020 में पूछे गए शिफ्ट 1 के 50 जीके जिसके प्रश्नों को, साथ में उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी, ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो कि 14 नवंबर से शुरू हो रहा है उसमें संभवतः आपको यहाँ से प्रश्न जो कि देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। PDF की बात करेंगे तो टेलीग्राम चैनल मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा शहर आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी करेगा। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी करने वाला जो आपका शहर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है पेरिस। ठीक है, तो पेरिस इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करेंगे तो ये आपका एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है जो कि आपका 26 जुलाई से लेकर आपका 11 अगस्त तक आपका प्रस्तावित है, पेरिस फ्रांस में होने वाला है। इसके अलावा इससे पहले दोस्तों आपका लंदन 1908, 1948, 2012 के बाद पेरिस है जो कि आपका 3 बार ओलंपिक की मेजबानी करने वाला आपका दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले आपका लंदन है जो कि 3 बार ओलंपिक मेजबानी कर चुका है। इसके अलावा 1900 में और 1924 में आपका पेरिस से जो कि मेजबानी किया था। इसके अलावा 2024 के खेलों में तीसरी बार पेरिस ने ओलंपिक संघ का मंचन किया, जो पिछली बार खेलों की मेजबानी के ठीक 100 साल के बाद होगी, जो कि होगा पहला आपका 1924 में हुआ था सेकेंड वाला, इसके बाद दोस्तों 2024 में होगा। तो 100 साल के बाद आपका ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो फ्रेंड्स आपका क्या है, आपका होना है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बताते चलें कि दिल्ली पुलिस PYQ का अगर आप PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, टोटल आपका 39 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2020 में। ठीक है, उसमें प्रत्येक शिफ्ट में आपका 50 प्रश्न पूछे गए थे। 50 प्रश्न को जब हम 39 से आपका मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपका 1950 प्रश्न, जो आपका एग्जैक्ट 1950 प्रश्न आपका निकल कर आता है। ठीक है, 1950 प्रश्नों के साथ आपका एक्स्ट्रा फैक्ट, ना जाने कितने हम इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि आपके विभिन्न एग्जामों में आ चुके होते हैं, उस प्रश्न रिलेटेड वो आपको शामिल किया गया है। तो लेने के लिए मात्र आपको 25 रुपये पे करना होगा, बहुत ही न्यूनतम आपका प्राइस है। ठीक है, इसको खरीदने के लिए आप 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। ये जो PDF होगा आपका दिल्ली पुलिस 2023 के लिए आपका बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी चाहिए व्हाट्सएप पर आपका दिल्ली पुलिस PYQ PDF लिखकर मैसेज कर दीजिएगा, आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट है जो कि कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है कि जल चक्र के दौरान पौधे का कौन सा भाग वाष्पीकरण की प्रक्रिया में शामिल होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पत्तियां हो जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में दोस्तों आपका पौधे का पत्तियां ही शामिल होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा पौधे मिट्टी से पानी अवशोषित करते हैं, पानी जड़ों से तनों के माध्यम से पत्तियां तक जाता है। एक बार जब पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है तो इसका कुछ भाग पत्तियों से वाष्पित हो जाता है, जिससे हवा में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। पौधों की पत्तियों के माध्यम से वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही नहीं है। ठीक है, आपको सही नहीं बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन दिया गया है कि किसी राज्य की विधान परिषद 5 वर्षों के बाद भंग कर दी जाती है। ये कथन दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। जो राज्यसभा होता है, राज्य की जो विधान परिषद होता है वो दोस्तों आपका केंद्र में जो आपका राज्यसभा होता है उसी की आपका समकालीन होता है, उसी के अनुरूप होता है। ठीक है, जिस प्रकार केंद्र में जो राज्यसभा होता है उसको आपका कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार राज्यों का जो विधान परिषद होता है उसको भी कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो 5 वर्ष क्या कभी भी भंग नहीं किया जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि किस राज्य की विधान परिषद 6 वर्षों के बाद भंग कर दी जाती है, जब कभी भंग ही नहीं किया जाता है। तो 5 वर्ष रहे या 6 वर्ष रहे, वो कथन आपका बिल्कुल गलत ही होगा। नेक्स्ट है कि किसी राज्य की विधान परिषद विघटन के अधीन नहीं है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है, वो आपका विघटित हो ही नहीं सकती है। अगला कथन दिया गया था कि राज्यपाल किसी भी राज्य की विधान परिषद को भंग कर देता है, ये भी कथन आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, जिस प्रकार संसद के 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार आपका राज्यों में भी 2 सदन होता है। हालांकि कुछ सभी राज्यों में आपका द्विसदनीय विधायिका नहीं है, मात्र वर्तमान में बात करेंगे तो 6 राज्यों में आपका द्विसदन है। ठीक है, तो जिस प्रकार आपका संसद का 2 सदन होता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक आपका विधान परिषद भी हो सकती है। वर्तमान में 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और आपका कर्नाटक में है। ठीक है, मात्र 6 राज्यों में है। इसके अलावा राज्यसभा के समान विधान परिषद का एक सदन है, अर्थात यह आपका अस्थायी निकाय है। ठीक है, जिसका विघटन आपका नहीं हो सकता है। विधान परिषद की जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद आपका सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तो आपका विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ना कि विधानसभा का। ठीक है, विधान परिषद का। नेक्स्ट आपका है कि जलवृत्त क्या है।
जल वृत्त की बात करेंगे तो जल स्तर के नीचे संतृप्त जो क्षेत्र होता है वही दोस्तों आपका जल वृत्त कहलाता है। जल वृत्त की बात करेंगे तो जल स्तर के नीचे एक संतृप्त क्षेत्र है। यह मूल रूप से जल स्रण, प्रागम्य चट्टान, रॉक फ्रैक्चर और आपका गैर समेकित सामग्री की एक भूमिगत परत है। ये जल के विशाल भंडार है। जल वृत्त दो प्रकार के होता है, एक आपका सीमित जल वृत्त, एक आपका होता है अपुष्ट जल वृत्त। सीमित जल वृत्त की बात करेंगे तो ये भूमि की सतह के नीचे एक जल वृत्त है जो कि पानी से संतृप्त है। इसके अलावा अपुष्ट जल वृत्त की बात करेंगे तो ये एक जल वृत्त है जहाँ भूजल ऊपरी मिट्टी या चट्टानों के खुले छिद्रों के माध्यम से वायुमंडल के सीधे संपर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कलमकारी, कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करने की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुआ है। तो जो कलमकारी है, कपड़े पर हाथ से पेंटिंग करने का जो पारंपरिक कला है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का राइट आंसर होगा। कलमकारी एक 3000 साल पुरानी कला है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपका प्रचलित है। ठीक है, यह एक लोकप्रिय कला रूप है जिसमें हाथ और ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग वर्णनात्मक स्क्रॉल और पैनल बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कलमकारी में केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है जिसमें 23 चरण शामिल होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि 6 अगस्त 2020 तक का भारत का सबसे बड़ा निर्यात मूल्य प्राप्त होता है। तो ये दोस्तों आपका परिष्कृत पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अभी भी आपका परिष्कृत पेट्रोलियम से ही आपका सबसे बड़ा निर्यात मूल्य प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू के साथ जो स्वराज पार्टी की जो स्थापना किया था वो आपका चित्तरंजन दास जी ने किया था, तो चित्तरंजन दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। CR दास के एक अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक के रूप में कार्य किया। उन्हें देशबंधु या राष्ट्र के मित्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने 1917 में जो आपका कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके दौरान आपका सक्रिय राजनीति में प्रवेश लिया था क्योंकि वह वकील थे। उन्होंने 1908 के अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। उन्होंने अरविंद और बचपन और बिपिन चंद्र पाल के साथ अंग्रेजी साप्ताहिक जो वंदे मातरम पत्रिका था उसमें भी योगदान है जो कि दिया था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है। तो जायद फसल की बात करेंगे जो कि आपका जायद मौसम में उगाया जाता है, तो ये दोस्तों आपका तरबूज है। ठीक है, तरबूज है। जायद फसल की जब हम लोग बात करते हैं तो जायद फसल गर्मियों के मौसम की फसल है जो कि उपमहाद्वीप पर सिंचित भूमि पर उगाई जाती है, जिन्हें मानसून का इंतजार नहीं करना पड़ता है। वह मुख्य रूप से आपका मार्च से जून तक रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच कम अवधि में बढ़ती है। इसके अलावा जायद फसल का जो मौसम है जो सर्दियों और बरसात के मौसम के बीच होता है। इस प्रकार फसलों गर्मियों में उगाई जाती है, जैसा कि आपका तरबूज हो गया, आपका कस्तूरी हो गया, ककड़ी हो गया, गन्ना हो गया। ये सभी जो फसल है वो दोस्तों आपका जायद फसल है। ठीक है, उन्हें एक प्रमुख विकास अवधि के रूप में गर्म शुष्क मौसम और फूलों के लिए लंबे दिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो दोस्तों आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बीबीडी भाग में स्थित है। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। उच्च न्यायालय की इमारत का जो डिजाइन है आपका बेल्जियम में क्लॉट हॉल या प्रेस पर आधारित है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की जो स्थापना है कलकत्ता उच्च न्यायालय का वह आपका 1 जुलाई 1862 को हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं आपके न्यायमूर्ति TS शिवगनम है। ठीक है, न्यायमूर्ति शिवमूर्ति आपका TS आपका शिवगनम है। नेक्स्ट आपका है कि 1919 में आपका जो कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो फ्रेंड्स आपका कहाँ हुआ था। ये दोस्तों आपका अमृतसर में हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका अमृतसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में 79 भारतीयों की एक सभा पर गोलीबारी की जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। माइकल ओडायर अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इसके अलावा पंजाब प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण माइकल ओडायर ने ब्रिटिश सेना के जनरल रेजी डायनर यानी कि डायर को प्रांत में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया था। इस फैसले ने माइकल ओडायर को अमृतसर में हुए नरसंहार के लिए सीधे आरोप ठहराया गया था। इसके बाद दोस्तों आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो आपका सरदार उधम सिंह है जो कि उन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों और राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो गए थे। उधम सिंह की बात करेंगे तो उधम सिंह का जो जन्म है आपका 1899 में आपका पंजाब के संगरूर जिले में शेर सिंह के रूप में हुआ था। सिख संस्कारों के बाद उनका नाम उधम सिंह रखा गया था। ठीक है, इसके अलावा 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक में भाषण देने वाले थे। इस बैठक में सरदार उधम सिंह के द्वारा अमृतसर में हुए नरसंहार के प्रतिशोध में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।
इसके बाद सरदार उधम सिंह ने अपने मुकदमे में कहा है कि उन्हें जलियांवाला बाग में ब्रिटिश साम्राज्य की भयानक कृत्यों का बदला लेने के लिए ऐसा किया था। इसके बाद आपका जो माइकल ओडायर की हत्या का आरोप लगाया था और उनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट आपका है कि सितंबर 2020 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति शक्ति क्या है। तो आपका सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या के बारे में पूछा गया है, सहित यानी कि न्यायाधीशों के बारे में पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश सहित। तो इसका राइट आंसर आपका 34 था 2020 में भी, और आपका 2023 में भी आपका न्यायाधीशों की जो संख्या है वो आपका 34 ही है, आपका मुख्य न्यायाधीश सहित। ठीक है, 1950 के जब संविधान में 1950 के संविधान में एक आपका मुख्य न्यायाधीश थे और 7 आपके उप न्यायाधीश वाले सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना किया गया था। इसके बाद इसका जो वृद्धि है आपका संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका बढ़ा कर जो आपका वर्तमान जो स्थिति है आपका 34 न्यायाधीश है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान यानी कि NRCAP कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी जो अनुसंधान केंद्र है फ्रेंड्स वो आपका झांसी में स्थित है। तो झांसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि अनुसंधान के लिए आपका अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है 8 मई 1988 को झांसी में किया गया था। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कार्य करता है। यह केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है और झांसी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। इसे कृषि वानिकी के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम बदलकर ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ICAR-CAFRE कर दिया गया है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण संस्थान उनके स्थान की बात करेंगे तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में है, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान आपका बैरकपुर में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान आपका जयपुर में है। इसके अलावा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपका इज्जतनगर में है, केंद्रीय ब्रेकिश वाटर एग्रोकल्चर संस्थान आपका चेन्नई में है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपका बीकानेर में। इसके अलावा केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मखदूम में है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान आपका भोपाल में है और केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान आपका भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के आंकड़े के अनुसार 14 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से कौन सा अल्फाबेट के सह संस्थापक लैरी पोच को पछाड़कर दुनिया का सबसे छठा सबसे अमीर आदमी बन गया है। तो ये आपके मुकेश अंबानी बन गए थे। यहाँ से आपको कुछ नहीं याद रखना है क्योंकि आपका 2020 के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। बस इतना याद रखिएगा कि अल्फाबेट के सह संस्थापक कौन है, आपके लैरी पेज है। नेक्स्ट आपका है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है। तो जो भारत है वो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश के साथ साझा करता है। बांग्लादेश के साथ कुल लगभग आपका 4096 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। इसके अलावा भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो भारत जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 7 संपूर्ण देशों के साथ साझा करता है। ठीक है, वो 7 कौन कौन सा है तो आपका एक असम है, इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है। ठीक है, इन सभी के साथ भारत आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा और द्वीप सहित मिला दे तो आपका 7,516.6 किलोमीटर की तट रेखा सीमा साझा करता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा लंबाई बांग्लादेश के साथ, वहीं पर सबसे कम लंबाई आपका अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, सही बताना है। तो देखिए आपका पहला कथन दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वही कथन आपका बिल्कुल सही था, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो आपके अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और आपका कोई अन्य पद धारण नहीं करता है। वर्तमान में आपके कौन हैं तो जगदीप धनखड़ आपके वर्तमान में आपके उप सभापति हैं और उपराष्ट्रपति भी हैं, सभापति हैं राज्यसभा के और आपके उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा संविधान का जो अनुच्छेद 89 है वो आपका कहता है सभापति यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के उपसभापति का प्रावधान करता है। ठीक है, लेकिन जो अनुच्छेद 64 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा या अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट आपका है कि 16 अगस्त नहीं है, आपका अगस्त 2020 तक का भारत की FDI रीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की इक्विटी में 100% FDI की अनुमति नहीं है। तो ये आपका मल्टी बॉन्ड उत्पाद खुदरा व्यापार। ठीक है, मल्टी बॉन्ड खुदरा व्यापार में आपका ऑप्शन हो जाएगा 20 का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है कि लोक चित्रकला पट्टचित्र शैली में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो जो पट्टचित्र शैली है वो दोस्तों आपका उड़ीसा से संबंधित है, तो उड़ीसा इसका राइट आंसर है। पट्टचित्र कला का एक पारंपरिक रूप है जो कि उड़ीसा पश्चिम बंगाल से 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ये कपड़ा आधारित चित्रकला का एक रंगीन जीवंत रूप है जो मंदिरों, हिंदू देवताओं और पुरानी कथाओं को दर्शाता है।
नेक्स्ट आपका है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक मार्च कहाँ से शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को जो आपका नमक मार्च है वो दोस्तों आपका साबरमती से शुरू किया था। तो राइट आंसर साबरमती है, ठीक है। 12 मार्च को साबरमती से शुरू किया था नमक मार्च, जिसे कि हम लोग दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक कर के विरुद्ध महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। मार्च 12 मार्च से शुरू होता है और आपका 6 अप्रैल तक की इन्होंने ये आपका करते हैं। दांडी मार्च से शुरू होता है साबरमती से, लेकिन चलता कहाँ तक है, दांडी तक, जो कि आपका नवसारी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि रबी फसल और रबी फसल आमतौर पर काटी जाती है। तो रबी फसल की बात करेंगे तो दोस्तों आपका आमतौर पर मार्च या जून के महीनों में गाया जाता है, काटा जाता है। बोया आपका अक्टूबर और नवंबर, यानी कि इसी समय जो आप वीडियो देख रहे हैं उस समय आपका बोया जाता है, लेकिन काटा आपका मार्च और जून में जाता है, इसको भी याद रखिएगा। रबी फसल की बात करते हैं तो रबी फसल या रबी फसल कृषि फसल है जो कि सर्दियों में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंतर्गत, और भारत में बसंत यानी कि अप्रैल से जून में काटा जाता है। रबी फसल का उदाहरण आपसे पूछा जाएगा तो रबी फसल का उदाहरण आपका है गेहूँ है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अरहर, ये सभी आपका रबी फसल का उदाहरण है। जिस प्रकार आपका अभी ही जायद फसल का उदाहरण आपसे पूछा गया था। खरीफ फसल की बात करते हैं तो खरीफ फसल मानसून फसल है, ये शरद ऋतु की फसल घरेलू पौधे हैं जिनकी खेती और कटाई भारत में भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून के दौरान की जाती है, जो क्षेत्र के धार जून और नवंबर तक रहता है, ठीक है। जून और नवंबर तक रहता है, जून नवंबर में ये फसल काट लिया जाता है, लेकिन रबी फसल इसी नवंबर में ही बोया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका चावल हो गया, यानी कि धान, मक्का, कपास भारत की कुछ प्रमुख खरीफ फसल हैं। नेक्स्ट आपका जायद फसल है। जायद जो फसल होता है वो फ्रेंड्स आपका रबी फसल और आपका खरीफ फसल होता है, उसके अंतर्गत आपका बोया जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु की फसल है, मुख्य रूप से मार्च से जून तक लंबी अवधि में बढ़ते हैं, उसी में काट लिया जाता है। इस दौरान जो आपके फल या कुछ फसल उगते हैं, आपके तरबूज उगते हैं, कस्तूरी उगता है, ककड़ी होता है, सब्जी होता है, चारा फसलें हैं, ठीक है। तरबूज आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक की बात करेंगे, एसआई इकाई तो आपका जूल क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। उसके अलावा तापमान की एसआई इकाई आपका केल्विन है, ठीक है। तापमान का एसआई इकाई आप केल्विन है। सेल्सियस की बात करेंगे तो सेल्सियस तापमान का व्युत्पन्न इकाई है। इसके अलावा ऊर्जा यानी कि कांच की इकाई आपका जूल है, शक्ति का इकाई आपका वाट है, दाब का इकाई आपका पास्कल है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शोभा नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो शोभा नारायण की बात करेंगे फ्रेंड्स, शोभा नारायण की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका कथक शास्त्रीय नृत्य संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका कथक हो जाएगा, ठीक है। शोभा नारायण आपके कथक नृत्यांगना है, उन्हें नृत्य के लिए पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनके गुरु आपके बिरजू महाराज थे। कथक के प्रमुख नर्तक की बात करेंगे तो बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, दमयंती जोशी, शोभा नारायण, उमा शर्मा, शोभा केसर भी आपके क्या है, कथक के प्रसिद्ध नर्तक हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये जो टॉपिक है वो दोस्तों हमने एक सेशन आपका लिया था 20 मिनट में 10 टॉपिक का सफाया, जिसमें दोस्तों हम लोग ने 36वां राष्ट्रीय खेल को देखा था, नोबेल पुरस्कार को देखा था, एशियन गेम्स को देखा था, टोक्यो ओलंपिक को देखा था, G20 शिखर सम्मेलन को देखा था, और वाद्य यंत्र उनसे जुड़े कलाकार को देखा था, और जिसमें हम लोग नृत्य और एवं जुड़े व्यक्ति को देखा था। उसी में से ये प्रश्न आपका पूछा गया था कि शोभा नारायण, इसमें हम लोग देखे थे। तो जो लोग नहीं देखे हैं इस तरह का आपको थंबनेल दिखेगा, वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो लिंक हम लोग प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। इसमें 10 टॉपिक को मात्र 20 मिनट में आपका किया गया है, जिससे ही प्रश्न आपके आने ही आने हैं, ठीक है। जैसा कि एक प्रश्न आपका शोभा नारायण का यहीं से देखा गया है नृत्य एवं जुड़े प्रमुख व्यक्ति से, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो फ्रेंड्स आपका है, वह है कि आपका निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गायक हैं। तो देखिए पहले गायक की बात करेंगे तो ये आपके एम.एस. सुब्बालक्ष्मी हैं। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी पहली संगीतकार है जो कि भारत रत्न दिया गया था। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का नाम आपका मधुरे सनमुखा व दिबू सुब्बालक्ष्मी है, ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका है। उन्हें 1976 में एशिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी टॉपिक दोस्तों आपका इसी में कवर कराया गया था, जिसमें हम लोग देखे थे जिसमें हम लोग वाद्य यंत्र और उनसे जुड़े कलाकार के बारे में देखा था। उसी टॉपिक में आपका ये भी टॉपिक कवर कराया गया था कि आपका जो शोभा नारायण है यानी भारत रत्न अवार्ड है जो कि किसे किसे दिया गया है, किसे किसे नहीं दिया गया है, प्रथम किसे दिया गया है, सेकंड किसे दिया गया है, उन सभी टॉपिक को हम लोग वहीं पर देखे थे। तो आप लोग जाकर उस टॉपिक को जरूर देखिएगा, ठीक है। मात्र 20 मिनट लगेगा, 10 टॉपिक कवर होगा, 2 से 3 बार वो वीडियो देखिएगा तो आपका वो अपना हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय विदेशी जो मुद्रा भंडार है पहली बार $400 मिलियन के स्तर पर कब पहुंचा था। तो ये तो आपका सितंबर 2017 में पहुंचा था, लेकिन वर्तमान में आपका भारतीय विदेशी मुद्रा की बात करेंगे वर्तमान स्थिति क्या है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 1 सितंबर 2023 को समाप्त
सप्ताह में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो दोस्तों आपका 598.897 बिलियन डॉलर है। इससे पहले 4 अगस्त 2023 को भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार का निम्नतम आंकड़ा आपका 601.453 बिलियन डॉलर का अनुमान लगाया गया था। विशेष रूप से 14 जुलाई 2023 को भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार आपका 609 बिलियन था, जो कि 15 महीने का सबसे उच्चतम स्तर था। सितंबर माह की बात करते हैं तो 598.897 मिलियन डॉलर है, इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम एफेरा द्वारा आरबीआई को विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति प्रदान किया गया था, तो 1947 में प्रदान किया गया था। ठीक है, भारत में 3 सितंबर 1940 को रक्षा नियमों के तहत अस्थायी आधार पर विनियमन नियंत्रण की शुरुआत किया गया था। विनिमय नियंत्रण के लिए वैधानिक शक्ति 1947 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा के द्वारा प्रदान किया गया, जिससे बाद में अधिक व्यापक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा शहर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी करने वाला है, तो इसका राइट आंसर करने वाला है, ये आपसे पूछा गया था लेकिन हो चुका है आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में हो चुका है, जो कि आपका 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। कब से कब तक हुआ था? 28 जुलाई से लेकर आपका 28 जुलाई से आपका 8 अगस्त के बीच, जो कि आपका खेला गया था। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत आकस्मिक मृत्यु के लिए उपलब्ध बीमा कवर राशि क्या है, तो आपका 2 लाख रुपए का है, तो इसको 2 लाख याद रखिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आकस्मिक जो मृत्यु के लिए उपलब्ध बीमा कवर राशि है 2 लाख रुपये है। इसे 2015 के बजट में घोषणा को शुरू किया गया था। ये एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 1 साल के लिए आकस्मिक मृत्यु विकलांगता कवर प्रदान करती है, जिसे नवीनीकृत किया जा सकता है। इस योजना के तहत उपलब्ध जोखिम कवरेज आकस्मिक मृत्यु, स्थायी कुल विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और अस्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 1000 रुपये है। योग्यता की बात करेंगे तो 18 से 70 वर्ष आयु के सभी व्यक्तिगत बैंक खाताधारक PMSBY में जुड़ने के लिए योग्य हैं। नेक्स्ट आपका है कि वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स आरेस्ट की हत्या के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी दिया गया था? ये आपके चापकर बंधु को दिया गया था। चापकर बंधु की बात करेंगे तो दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, जो आपके थे सगे भाई थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया। तीनों भाई को संयुक्त रूप से चापेकर बंधु कहा जाता है। दामोदर हरि चापेकर ने 22 जून 1800 कितना है 1897 को रेंड को और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयरश को गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक आपके उर्जित पटेल जी हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 उर्जित पटेल हो जाएगा। उर्जित पटेल आपके RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, इसको भी याद रखिएगा, जिनके द्वारा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखा गया है। अगला है तुलनी महोत्सव निम्नलिखित में से किस स्थान में मनाया जाता है? तुलनी महोत्सव की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका नागालैंड में मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा तुलनी महोत्सव नागालैंड के किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो सुमी नगाओं की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो तुलनी महोत्सव आपका सुमी नगाओं के लिए तुलनी बहुत महत्व का त्यौहार है। इस त्यौहार को उत्सवों के साथ चिन्हित किया जाता है क्योंकि यह अवसर वर्ष के प्रचुर मौसम में आता है, जिसे अन्नी भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका नागालैंड में तुलनी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो मदन मोहन मालवीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय एक भारतीय सुधारक थे और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो पहले प्रधानमंत्री, लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है कि आत्मकथा प्लेइंग इट माय वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं। प्लेइंग इट माय पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा पुस्तक का नाम है। ये पुस्तक आपके भारतीय क्रिकेटर बुढ़िया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। साथ में आपके सचिन तेंदुलकर और बुढ़िया मजूमदार के द्वारा सहलिखित पुस्तक है। आत्मकथा 5 नवंबर 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा ईच एंड स्टोरी इज नॉट इनफ पुस्तक आपका सूरम गांगुली जी के द्वारा, युवराज सिंह के द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, राहुल द्रविड़ की जीवनी का बात करेंगे द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट आपका राहुल गांधी की जीवनी के आधारित है। देवेंद्र प्रभु देसाई के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। बात करेंगे ये टॉपिक का, तो ये आपका जो टॉपिक है 20 मिनट में 10 टॉपिक, इसमें दोस्तों हम लोग खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में भी पूरा चर्चा किए थे, जिसमें से ही आपका ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग जाकर इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, देख क्या सकते हैं, देख ही लीजिए। एग्जाम देना है तो दिल्ली पुलिस का 50 नंबर का जीके जीएस आता है, तो 40 प्लस करने के लिए इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो प्रश्न होगा वो है आपका कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST किस तारीख को लागू किया गया था? तो जो GST है वो दोस्तों आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा के अनुकूल था। बस याद रखिए GST जब लागू किया गया था उस समय के जो आपके वित्त मंत्री थे वो आपके अरुण
जेटली जी थे, अरुण जेटली जी थे। देखिए अब ये स्वर्गवास हो गए उनका। अगला है निम्नलिखित में से किसने 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला खिताब जीता था। ये प्रश्न आपके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है आपका 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो बस इसको याद रखिए। 2023 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है वो आपका 16 से 29 जनवरी 2023 के बीच मेलबर्न पार्क में आयोजित किया गया है। इसके जो विजेताओं की बात करेंगे तो पुरुष एकल में आपका जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, आपके पुरुष एकल के विजेता हैं। आपके रनअप की बात करेंगे तो स्टेफानोस सितपिसास ये आपके रनअप रहे हैं। महिला एकल की बात करेंगे तो एस सवालंका आपके विनर हैं पुरुष महिला एकल में। और रनअप की बात करेंगे तो ई रायबेकना। ठीक है, आपसे बस पुरुष एकल महिला एकल भी पूछा जाता है, बस पीडीएफ में आपको पुरुष युगल महिला युगल मिश्रित युगल भी दे दिया गया है, बस एक नज़र देख लीजिएगा, पूछा नहीं जाएगा, बस पुरुष एकल महिला एकल ही जब आपसे पूछा जाएगा। अगला है कि बौद्ध परिषद इसके कारण बौद्ध धर्म में दो भागिनी यान और महायान में अंतिम रूप से विभाजित हो गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। तो ये जो बौद्ध परिषद है वो दोस्तों आपका हीनयान और महायान जो विभाजित हुआ था वो आपका 4th बौद्ध संगीति में हुआ था, जो कि आपका कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 ईस्वी में कनिष्क के संरक्षण में संगीत की बैठक कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। कल हम लोगों ने देखा था फर्स्ट संगीति, सेकंड संगीति, थर्ड संगीति और फोर्थ संगीति। तो जो कल का वीडियो नहीं देखें आप लोग जाकर देख लीजिएगा, उसमें हम लोग ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा किया है चारों बौद्ध संगीति के बारे में। अगला है कि आर्थिक रूप से कमजोर EWS श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय निम्न है। ठीक है, ऐसे तो आपका 8 लाख रुपए है, लेकिन ऑप्शन में आपका 10 दिया गया था, तो आपका 10 इसका राइट आंसर था। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय क्या है, 8 लाख से कम है। ठीक है, 8 लाख से कम है, 8 लाख याद देखिएगा, ऑप्शन में गलत दिया गया था। परिवार में व्यक्ति के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। परिवार में उस व्यक्ति के पास 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक के आवास फ्लैट का स्वामित्व या स्वामित्व नहीं होना चाहिए। व्यक्ति या व्यक्ति के परिवार के पास भारत सरकार के अनुसार अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटी नहीं है। तो माउंट कोयोब ये आपका क्या है, हिमालय की चोटी नहीं है। इसके अलावा कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू ये सभी आपका क्या है, हिमालय की चोटी है। हिमालय की बात करेंगे तो हिमालय में दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है जिनकी 110 से अधिक चोटियाँ समुद्र तल से आपका 24,000 फीट यानी कि 7,300 फीट या उससे अधिक की ऊंचाई पर है। हिमालय की इससे चोटी की बात करेंगे तो आपका एवरेस्ट है जो कि आपका हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है, 8,850 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, नेपाल तिब्बत में स्थित है। K2 आपका है पाकिस्तान चीन अधिकृत कश्मीर में है। कंचनजंगा नेपाल भारत में है जिसकी ऊंचाई 8,598 है। लाहतो है, मकालू है, चुआयू है, धौलागिरी है, मनसालू है, नंगा पर्वत है, अन्नापूर्णा है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, इसको याद रखिएगा, भारत अधिकृत कश्मीर में है। ठीक है, अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका सिक्किम इसका राइट आंसर था, बहुत ईजी प्रश्न था। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, उच्चतम लिंगानुपात केरल का है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, साक्षरता दर केरल का है, सबसे कम बिहार का है। वहीं पर पुरुष साक्षरता दर की सबसे कम आपका कहाँ का है, पुरुष साक्षरता दर सबसे कम बिहार का है, महिला साक्षरता दर सबसे कम आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही नाम की एक नई जीवन शैली का धर्म का प्रतिपादन किया। तो ये आपके अकबर ने किया था, कब किया था, 1582 में। ठीक है, 1582 में अकबर ने दीन इलाही या ईश्वरीय आस्था नामक एक नए धर्म का प्रसार किया। यह एक भगवान में विश्वास करता है, इसके अलावा इसमें सभी धर्म के अच्छे बिंदु थे, इसका आधार तार्किक था, यह किसी हठ धर्मिता का समर्थन नहीं करता, इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों को अलग करने वाली दूरी को समाप्त करना था। हालांकि उनका नया विश्वास विफल साबित हुआ, उनकी मौत के बाद यह ठप हो गया। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश भारत के दक्षिण भाग में संबंधित नहीं है। तो दक्षिण भाग से दोस्तों आपका जो चौहान और चौहान राजवंश है वो दोस्तों आपका दक्षिण भाग से संबंधित नहीं है। बाकी चेर, पांडे, चोल ये सब आपका क्या है, दक्षिण भाग संबंधित है। जो आपका चौहान तथा चौहान वंश था वो आपका भारतीय राजपूत वंश था, जिसके शासकों ने वर्तमान जो राजस्थान है गुजरात है इसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। इसके अलावा दक्षिण भारत में स्थापित प्रमुख राजवंश की बात करेंगे ये आपके चेर, चोल, पांड्य, पल्लव, सातवाहन, चालुक्य, होयसर, राजपूत, विजयनगर ये सभी आपका दक्षिण भारत में शासन किए हुए वंश हैं। अगला है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में है। तो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर आपका असम में स्थित है, तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों आपका एक प्रसिद्ध मेला लगता है अम्बुबाची, जो कि आपके एग्जाम में 12 पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। अम्बुबाची जो मेला है आपका यही प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में लगता है, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है,
इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कि संघनन जल चक्र की प्रक्रियाओं में से एक है। संघनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका सही कथन बताना है सत्य। तो ये आपका वाष्प अवस्था को तरल अवस्था में स्थानांतरित किया जाता है, ये आपका कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा गैस के तरल होने की घटना को हम लोग संघनन कहते हैं। यह आपका वाष्पीकरण के बिल्कुल विपरीत होता है। वाष्पीकरण क्या है? तो किसी द्रव के उसके क्वथनांक से कम तापमान में वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, लेकिन वाष्प से तरल अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग उसे संघनन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये आपका 2019 का अंतर्गत पूछा गया था, तो आपका गोवा का था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो वर्तमान परिदृश्य में जो आपका सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है वो आपका तेलंगाना का है। 2022-23 की तक यहाँ की प्राप्ति आय $3,360 है। ये जब कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरा पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्रमिक अनुपात में कमी हो सकती है? तो दस्त या डायरिया इसका राइट आंसर है। डायरिया को ही दस्त के रूप में जाना जाता है। यह एक बीमारी है जो आपको सामान्य तुलना में अधिक शिथिल और अधिक मल पास करती है। यह एक परिणाम हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसे पेट का फ्लू भी कहते हैं, यह माइक्रोबियल संक्रमण के कारण पेट या आंत की सूजन के अलावा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अधिकतम संख्या में राज्यसभा सीटें प्राप्त है? तो राज्यसभा सीटों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। राज्यसभा की बात करते हैं हम लोग, तो राज्यसभा आपका राज्यों का अधिवक्ता या भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित करता है। इसके अलावा जिसमें 12 सदस्य हैं आपका राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाते हैं। 238 सदस्य आपके राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि होते हैं। ये जो 12 सदस्य आपका नामित किए जाते हैं फ्रेंड्स, नामित किए जाते हैं वो आपका कहाँ से किए जाते हैं? तो साहित्य से, विज्ञान से, कला से, समाज सेवा से। ठीक है। लेकिन ये किस देश के संविधान से लिया गया है इस तरह की प्रक्रिया को? तो ये दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, तभी हमको याद है। ठीक है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो संविधान की चौथी अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों को आवंटन का प्रावधान करती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सांसदों की संख्या आपका 31 उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा का सबसे ज़्यादा भी आपका 80 आपका उत्तर प्रदेश का ही है। बिहार में 16 है, कर्नाटक में 12 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, राजस्थान में आपका 10 राज्यसभा की सांसद की सीट है। यही आपका टॉप 5 है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन संस्करण जीता है? तो उद्घाटन संस्करण आपका 2008 में हुआ था, जिसके विजेता आपके कौन थे? राजस्थान रॉयल्स था। वो विजेता आपका चेन्नई सुपर किंग था, इसको भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय इतिहासकार ने फरवरी 2019 में इजराइल का प्रतिष्ठित डेविड पुरस्कार जीता? तो इसको याद रखिए, संजय सुब्रमण्यम ने जीता था। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 2019 का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अगला है उस सिख गुरु का नाम बताना है जिन्होंने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कृत किया। तो गुरुमुखी जो लिपि है, गुरुमुखी लिपि, वो आपके गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है। गुरु अंगद सिख गुरु थे जिन्होंने पंजाब भाषा में लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का विकसित किया। वही गुरु नानक के बाद दूसरे सिख गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने गुरु नानक के भजनों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू की और अपनी स्वयं भजन में 62 जोड़े। इसके अलावा उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को वैष्णव, हिंदू, अमरदास और सिख धर्म के तीसरे गुरु के रूप में चुना था। ठीक है। तो सिख धर्म के तीसरे गुरु आपके होते हैं गुरु अमरदास। ठीक है। गुरु रामदास चौथे सिख गुरु थे। गुरु हरगोविंद सिंह आपके छठे थे। ठीक है। छठे नानक सिख गुरु थे और गुरु तेग बहादुर आपके 9वें सिख गुरु थे, जिन्हें कि आपका जो औरंगजेब था वो आपकी फांसी इनको दे दिया था। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या की बात करेंगे तो सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में कुल आपका विधानसभा सीटें आपका 403 है। 403 आपके विधानसभा सीटें हैं, इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक विधायी सीटें हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें आपकी 80 हैं। राज्यसभा की सीटें की बात हम लोग कर लिए, 31 है। अगला है एंथ्रेक्स के खिलाफ टीकाकरण की खोज किसने किया? तो लुई पास्टर ने किया था। एंट्रेक्स वैक्सीन की बात करेंगे तो खोज लुई पास्टर ने किया। एंट्रेक्स एक संक्रामक रोग है जिसे बेसिलस एंट्रेक्स जीवाणु के कारण होता है। उन्होंने रेबीज के टिक के दूध के पाश्चुकरण की भी खोज किया था। पाश्चुकरण की बात करेंगे तो दूध को उबाल कर उसमें जो कीट वगैरह होता है उसको हटा देना, उसको मतलब मार देना, वही आपका पास्चुराइजेशन कहलाता है, जिसका खोज लुई पास्टर ने किया था। एंट्रेक्स वैक्सीन का भी खोज इन्होंने किया था। इसके अलावा तपेदिक की वैक्सीन की बात करेंगे या हैजा या एंट्रेक्स जैसे संक्रामक लोगों से प्रेरित एजेंटों की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने किया। रॉबर्ट कोच को आपका आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 9 जुलाई 2020 को एपीस्टार 6G दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन ने किया था। करंट अफेयर्स का प्रश्न था, इसको ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, PDF में दिया गया है। बस ये जान लीजिए चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा आपका चीनी युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। राष्ट्रीय खेल वहाँ का टेबल टेनिस है। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका रहा टोटल 50 प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस किया है। समाप्त आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने जाएंगे। बाकी PDF लेना चाहते हैं आपका 1950 प्रश्नों का, जिसमें एक्स्ट्रा फैक्ट न जाने कितने रहेंगे, इससे 3 गुना 5 गुना आपके प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट देखे जा सकते हैं। मात्र 25 रुपये में लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, दिल्ली पुलिस PIQ PDF लिख के, तो आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है।
चलिए, आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लीजिए।